बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार और मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। आज की हमारी टॉप स्टोरीज की तरफ सबसे पहले जाएंगे। आज हम दो मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कमान संभाल ली। इस कमान को संभालने के बाद के चैलेंजेस से लेकर इस कमान के अंदर वो मामलात जो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, इन तमाम को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मुल्क के अंदर सिक्योरिटी साइड पर बढ़ते हुए चैलेंजेस से भी निबर्दाजमा होने के हवाले से बात करेंगे। सेकंड टॉपिक में हम बात करेंगे तख्ते पंजाब की जंग जारी है, असेंबलियां टूटनी हैं या असेंबलियां जुड़ी रहनी है, इस हवाले से चहमगोइयां भी शहर इख्तदार में बहुत हैं। आज ही कमांड की चेंज के मामले के ऊपर ये डिस्कशन भी सामने आई, वो भी आपके सामने रखूंगी, लेकिन प्रोग्राम के अगले हिस्से के अंदर। इस हिस्से में हम बात करेंगे आज की अहम तैनाती के हवाले से। अहम तैनाती और आज चेंज ऑफ कमांड का इवेंट हुआ, उधर मैं भी मौजूद थी, बहुत सारे सियासतदान मौजूद थे, मीडिया के बहुत सारे लोग मौजूद थे। इसके साथ साथ जितने भी फौज के हाजिर सर्विस लोग मौजूद थे वो, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात कि बैरून ममालिक के, मुख्तलिफ ममालिक के या तो डीएज मौजूद थे या फिर कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन ज़रूर थी। ऐसी सूरत हाल के अंदर जनरल कमर जावेद बाजवा, जो कि अब साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं आज से, उन्होंने तकरीर की और जनरल आसिम मुनीर को बेस्ट विशेस दी, यानी कि आपकी कमान के अंदर पाकिस्तान की फौज आगे बढ़ती हुई नजर आए। अब थोड़ी सा ज़रा नज़र डालते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल आसिम मुनीर हैं कौन। जनरल कमर जावेद बाजवा का करियर तकरीबन 44 साल पर मुहित है। इसके अंदर 1980 के अंदर उन्होंने बलोच रेजिमेंट के 16th बटालियन में सेकेंड लेफ्टिनेंट की हैसियत से शमूलियत इख्तियार की थी। 29 नवंबर 2016 को आर्मी चीफ तैनात हुए थे और 2020 के अंदर इमरान खान साहब के होते हुए, वजीर आज़म होते हुए, उनकी हुकूमत होते हुए उनको एक्सटेंशन मिली थी 3 मजीद साल की। इसके बाद 6 साल आर्मी चीफ रहने के बाद आज वो रिटायर हुए। इस दौरान उन्होंने 5 वज़राए आज़म और 2 सुदूर का दौर देखा। वज़राए आज़म के अंदर ऑफ कोर्स नवाज शरीफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, निगरां वज़ीर आज़म जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब, इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब थे। और सुदूर के अंदर साबिक सदर लेट सदर ममनून हुसैन साहब और अब के सदर आरिफ अलवी साहब मौजूद थे। इसके साथ साथ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो पहले फौजी सरबरा हैं बेसिकली, जिनके दौर के अंदर 2 वज़राए आज़म को अपने ओहदे से सुबुकदोश होना पड़ा। ये वो आर्मी चीफ हैं जिन्होंने जाते जाते कहा कि सियासत से किनारा कशी मुकम्मल तौर पर फौज इख्तियार करेगी। अब ये तो जाते हुए आर्मी चीफ या जो चले गए उनकी बात है, अब के आर्मी चीफ की बात करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से एक तो ऑब्वियसली वो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जो कि सॉर्ड ऑफ ऑनर हासिल की हुई है, उन्होंने हाफिज कुरान भी हैं। इसके साथ ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर्स से वो आए हैं, बेसिकली मंगला से तरबियत मुकम्मल की है उन्होंने, और पाक फौज के 23वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के अंदर कमीशन हासिल किया। उसके बाद 2014 के अंदर कमांडर फोर्स नदन कमांड एरिया तैनात हुए, जो कि सियाचिन के इलाके को भी देखती है, मुश्किल पोस्ट है। 2017 के अंदर DGMI की हैसियत से उन्होंने अपनी खिदमात मुल्क को, फौज को दी। इसके साथ साथ अक्टूबर 2018 के अंदर DGISI तैनात हुए। तकरीबन 8 महीने का अरसा DGISI रहे और उसके बाद उनको पोस्ट कर दिया गया और उनको कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात कर दिया गया। गुजरांवाला तैनात के कोर कमांडर की तैनाती के बाद वो इस टाइम पर अक्टूबर 2021 से क्वार्टर मास्टर जनरल, जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल ओहदा है, GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के ओहदे के ऊपर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। आज की इस तकरीब के अंदर यकीनन जहां एक नए अज़्म का इआदा किया गया, वहां एक अहद जनरल कमर जावेद बाजवा का ख़त्म हुआ। क्या वो सियासत से किनारा कशी वाले मामले को आगे लेकर चलेंगे
या नहीं चलेंगे, ये भी एक ऐसा सवाल है जो ज़बान ज़दे आम है। इसी हवाले से बात करेंगे अपने पहले सेगमेंट में। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। मेरे साथ जनरल समरेश सालिक साहब मौजूद हैं, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ ऑल्सो अ सीनियर डिफेंस एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। थोड़ी देर में हमें एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे, और नसीम जहरा साहिबा भी हमें शो के दूसरे सेगमेंट में ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले जनरल समरेश सालिक साहब, आपकी तरफ ही आऊँगी। एक तरफ जनरल बाजवा चले गए, दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनीर आ गए हैं। ये एक ऐसा इदारा है जिसका डेकोरम, जिसका डिसिप्लिन दीदनी होता है, हर इवेंट में भी नज़र आता है। जो इवेंट भी आज तक मैंने उनके ऑब्वियसली अटेंड किए, और इन अदर वर्ड्स भी पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूट से सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का इंस्टीट्यूट है। लेकिन पिछले कुछ अरसे के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज डेवलप की गई, सियासी अखाड़े के अंदर लाने की कोशिश की गई आर्म्ड फोर्सेस को, जबकि वो न्यूट्रलिटी का वादा कर चुकी थी। ऐसी सूरत हाल में इस टाइम पर जब जनरल आसिम मुनीर ने कमान संभाली है, तो कितना बड़ा चैलेंज है अपने आप को उस चीज़ से अलग रखना, और वो जो अवाम और फौज का राबता है, जो रिश्ता है, उसे मजीद पक्का करना। मैं अक्सर एक बहुत ही मैंडेन मिसाल देता हूँ कि मेरे घर में अगर मैं अपने बड़े बेटे को कह दूँ कि आप तमाम डिसीजंस करोगे कि आप कौन कपड़े क्या पहनेगा, गाड़ी कौन सी इस्तेमाल होगी, खाना क्या पकेगा, तो इट इज नेचुरल कि उसका एक एग्जेजरेटेड रोल हो जाएगा घर में। सही। तो ये एक स्टेट है जिसमें पाकिस्तान ने अपनी 75 इयर्स की लाइफ गुजारी है। जब पाकिस्तान ग्रो करेगा बाकी फील्ड्स में, लाइक इकोनॉमी डेवलपमेंट करेगा, तो फिर ये नेचुरल है कि आर्मी जो है वो उसका एग्जेजरेटेड रोल जो है वो कम होगा। इसको देखते हुए, इस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए हमें ये एहसास करना होगा कि पाकिस्तान मिलिट्री का रोल एग्जेजरेटेड रहा है हमारी सोसाइटी में। राइट। ये जो दौर जिससे हम गुजर रहे हैं, ये है सोशल मीडिया का जमाना। इसमें अनफॉर्चुनेटली जो मैं देखता हूँ कि इसने हमारी साइकोलॉजी, हमारे तौर तरीकों को कैसे बदला है कि इसमें सच और झूठ का कोई मुश्किल हो गया उसका तयन करना, और इसमें कुछ भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो इन हालात में पाकिस्तान आर्मी के ऊपर काफ़ी बेजा और गैर मुनासिब तनकीद भी आई, लेकिन ये कि एक स्टेज के ऊपर जनरल बाजवा ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान आर्मी ने सियासत से अपनी कता तल्लकी का फैसला किया। राइट। वो उन्होंने उसके ऊपर राइज रहे, लेकिन वो हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस जिनको ये चीज पसंद नहीं थी, और चूंकि हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस अपनी इमेच्योरिटी की वजह से अपने फैसले खुद नहीं कर पाती, तो हमेशा अपने शोल्डर के ऊपर से देखती हैं कि कोई और हमारे आके फैसले कर दे। ठीक। उनको जब ये पसंद नहीं आया तो उसकी वजह से बेजा पाकिस्तान आर्मी के ऊपर तनकीद आई। राइट। ठीक है, और ऑब्वियसली एक नैरेटिव भी बिल्ड किया गया, उसके अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स को जो बड़े अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं बेहतर तरीके से, उनको इन्वॉल्व भी किया गया। लेकिन जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, मसला ये है कि अब तो जो होना था वो हो गया, सिचुएशन भी गड़बड़ हो गई, अब फ्यूचर की तरफ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी नज़र में एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब सबसे पहले किस चीज़ की तरफ ध्यान देंगे? बिकॉज सिर्फ सियासत और सिर्फ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना, रीबिल्ड करना या इमेज रीबिल्ड करना, यही चीज़, यही चैलेंजेस नहीं है। अब एक बार फिर हम लोग दहशतगर्दी को सर उठाते हुए देख रहे हैं, एक बार फिर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के वहाँ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान की सिक्योरिटी को थ्रेटन करते हैं। ईस्टर्न बॉर्डर से हमें थ्रेट्स आ रही हैं कि जी भारत की फौज से आए रोज़ कि जी हम लोग आज़ाद जम्मू और कश्मीर की तरफ भी आएंगे, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ भी आएंगे। ऐसी सूरत हाल में ये कितना बड़ा चैलेंज है जो सिक्योरिटी पैराडाइम अभी बन रहा है? मोइनुद्दीन हैदर साहब, आपने ऑडियो म्यूट की हुई है, प्लीज उसको अनम्यूट कर लीजिएगा। शाहिद लतीफ साहब की तरफ इतनी देर में मैं चलती हूँ। शाहिद लतीफ साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, नाउ आई कैन हियर यू, नाउ आई कैन हियर यू। आप सवाल का जवाब दे दीजिएगा। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की होती है वो फौज की कमांड है, और लीडरशिप प्रोवाइड करना है पूरी फौज को, मोटिवेट रखना है, इंस्पायर रखना है, फिट रखना है, ट्रेन करना है, लड़ाई के लिए हरदम
तैयार रहना है, अपने हर किस्म के मंसूबे जो हैं वो तैयार रखने, क्योंकि जहाँ से भी चैलेंज, चाहे इंटरनल हो, टेररिज्म का, कश्मीर में हो, वेस्टर्न बॉर्डर से हो, जहाँ से भी हो, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्राइमरी जो है वो चीफ आर्मी स्टाफ की ये है। और बाकी दो फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी के साथ मिलाप रखना अंडर जीएस हेडक्वार्टर, ताकि प्लान्स कोऑर्डिनेट हो सके। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो आपने पूछा है कि क्या जरूरी चीज है, सबसे जरूरी चीज तो मैंने पहले बता दी, जो प्रोफेशन है, जो काम है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि जिस तरह सानिया ने भी कहा कि पिछले चंद सालों में बदकिस्मती से सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा आजाद होने से और झूठ और सच को कलामे मिलाने से, और उसमें मेरे ख्याल से तो दुश्मन भी बीच में घुस आए, तो फौज को काफी जो है वो मातूब किया गया, फौज पे इल्जामात लगाए गए और फौज की इमेज खराब की गई। फौज और अवाम के दरमियान एक खलीज क्रिएट करने की कोशिश की गई। तो इस पर जो अभी कमर जावेद बाजवा साहब ने अपने अलविदाई तकरीर में कहा, जब उन्होंने इसके बारे में सोचा कि ये क्यों हुआ, क्योंकि हमेशा हमेशा पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान फौज की पुष्ट पे खड़े हैं और वो बहुत बड़ी हमारी ताकत है। राइट। तो उन्होंने कहा मैं इस नतीजे पर कि हमारे कुछ एक्शन जो सियासत में स्पेशली जो आईएसआई से रिलेटेड है या कोई पॉलिटिशियंस के साथ जहां पर इनको इंटरेक्शन करना पड़ता है, उस डोमेन में जब जाते हैं तो उसकी वजह से कहते हैं हम पर, हमारे ऊपर इल्जाम आते हैं। ठीक। जिसकी मदद करो वो तो खुश है, और जिस पार्टी की मदद ना करो वो आपसे नाराज है, वो आप पे सब किस्म की उंगलियां उठाती है, इल्जाम लगाती है। तो उन्होंने ये सोचा बेहतर ये है कि फौज इससे हाथ खींच ले और अपने प्रोफेशन पर तवज्जो दे। लेकिन आपको पता है कि मेरा तो तजुर्बा और देखने का यही है कि फौज बाद दफा रहना भी चाहे अलूफ या अपने काम से काम रखना भी चाहे, फिर भी लोग जीएचक्यू के गेट पे बहुत से पहुंच जाते हैं। 4 नंबर गेट तो वैसे ही मशहूर है ना, जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब। बट आई हैव टू गो टू एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब। शाहिद लतीफ साहब, एक तो आफ्टर एजेस इट्स अ डिलाइट हैविंग यू इन द शो अगेन, वेलकम टू द शो। शाहिद लतीफ साहब, एक बात तो वाज़ेह है कि एक तरफ किनारा कशी इख्तियार कर ली, बट पाकिस्तान एज वी वर डिस्कसिंग अर्लियर कि एक सिक्योरिटी स्टेट है, इसके कुछ रियलिटीज़ हैं, और उन रियलिटीज़ के सबसे बड़ी रियलिटी अभी इस टाइम पर हमें ये नज़र आ रही है कि दो सियासी जमातें या दो साइडें, कुछ चंद सियासी जमातें जो कि हुकूमत के अंदर हैं, कुछ सियासी जमातें जो कि अपोजिशन के अंदर हैं, वो मिलकर बैठने को तैयार नहीं है। अब वो न्यूट्रलिटी वाला हिसाब भी नहीं रहा, कोई ऐसा सियासतदान हो जो ऐसा ज़ीरक सियासतदान हो जो कि इन दोनों साइडों को मिलकर बैठकर समझाए कि आपको अल्टीमेटली इकोनॉमी के ऊपर भी, आपको अल्टीमेटली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर भी, आपको अल्टीमेटली पूरे अमूरे जो मुमलिकत होते हैं उनको चलाने के लिए भी इकट्ठा बैठना पड़ेगा। देयर इज नोबडी लाइक दैट। ऐसी सूरत में कुछ लोगों का ये बिलीफ है कि सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुल्क के मफाद के अंदर मिलकर बिठाने के अंदर कोई कबाहत नहीं है। लेकिन लाइन किधर ड्रॉ होती है शाहिद लतीफ साहब के ये इंटरफेरेंस है या नहीं है? इंटरफेरेंस करनी पड़े तो करें, मगर उस मफाद की खातिर करें, उसके अंदर कोई ज़ाती मफादात ना आए। अभी ये मामला आसान नहीं है, जैसे आपने कहा कि ये काम जो है चूँकि इतने सालों से फ़ौज के नाम पे ये चीज़ें चलती रहीं, तो ये जो नए चीफ़ आए हैं इनको बड़े सुलझे हुए अंदाज में ये देखना पड़ेगा कि इस वक्त जो कौम की हालत है वो नहायत अबतर है। मुआशी हालात हों, जो सियासी मसाइल हैं वो हों, मुल्क के अंदरूनी मामलात हों, बैरूनी मामलात हों, हर एक में इन लोगों का इकट्ठे होना कुछ देर के लिए, जब तक मुल्क इन हथकंडों से बाहर नहीं आ जाता, मैं कहता हूँ ज़रूरी है। यही टेस्ट होगा ना मेरे ख़्याल में नए आर्मी चीफ़ के लिए। सबसे बड़ा टेस्ट इस वक्त यही है कि मुल्क जिन हालात में फंसा हुआ है और वो बड़े संगीन हैं, उनसे निकालना भी है और वो पॉलिटिकल वाला इम्प्रेशन भी देना है और पॉलिटिक्स से बाहर भी रहना है। तो ये क्वेश्चन है, अब देखते हैं कि नए आर्मी चीफ इसको हैंडल कैसे करेंगे। इसमें कोई शक नहीं
کہ یہ سارے معاملات سلجھانے کے لیے جلدی ایکشن لینا پڑے گا، مگر جو پہلے فوج اور عوام کے درمیان اتنے معاملات جو ہیں، اتنے فاصلے بڑھ گئے، یعنی پہلے جنرل باجوہ کو ہم کہتے رہے جی وہ سلیکٹڈ حکومت لے آئے ہیں، اور اب یہ معاملہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ امپورٹڈ ہے. تو بہت بڑے گیپس ہیں جو آ چکے ہیں، ان کو ختم بھی کرنا ہے اور ملک کو ان مشکل معاملات سے نکالنا بھی ہے. صحیح. تو وہ بھی فوج کی اولین جو ہے وہ پرائرٹیز میں سے ہوگا. رائٹ. تو یہی ٹیسٹ ہے اور یہ ٹیسٹ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا. رائٹ. اچھا یہ ٹیسٹ جو ہے نا، ویسے شاہد لطیف صاحب یہ وہ انگاروں پہ چلنے والا ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ بڑا مشکل ہے. جنرل معین الدین حیدر صاحب، سنس یو ہیو ٹو گو ان اے وائل، آپ سے آخری سوال، عاصم منیر صاحب کو، جنرل عاصم منیر صاحب کو کیا سجیشن دیں گے؟ یہ سجیشن تو میں نے جو بتائی یہی کہا کہ فوج کو ہر وقت جو ہے آپریشنلی فٹ رکھنا، ہر قسم کے جو ہمارے چیلنجز درپیش ہے سیکیورٹی کے، چاہے وہ انٹرنل ہو، کوئی ٹی ٹی پی سر اٹھاتی ہے، کبھی نارتھ بلوچستان میں کچھ ہو جاتا ہے، کئی بلوچستان میں کچھ ہو جاتا ہے، تو امن قائم رکھنا ملک میں ڈیولپمنٹ کے لیے، پروگریس کے لیے، معیشت کے لیے ازل ضروری ہے. دوسرا جو ہے کشمیر اور افغان بارڈر کے اوپر بھی نظر رکھنی ضروری ہے، اور فوج کو اس لحاظ سے ان کو آپریشنلی بہت فٹ رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بہت بڑا چیلنج میں سمجھتا ہوں، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، کہ جو تھوڑی دراڑ آ گئی ہے عوام کے اور فوج کے درمیان، جو بھی اس کی وجوہات ہو، فوج کی امیج کو ٹھیک کرنا اور بحال کیسے؟ کرنا. لیکن جنرل معین الدین حیدر صاحب کیسے امیج صحیح کرنا؟ تو ہمیں پتہ ہے ان کے چیلنجز کے اندر سے، اولین چیلنجز کے اندر سے کوئی ایک چیلنج ہے، لیکن کیسے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ بے جا انٹرفیرنس نہ کیا جائے، لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایس آئی کے پاس ایک پولیٹیکل ونگ ہے اور وہ پولیٹیکل اسیسمنٹ اپنے کرتے رہتے ہیں. اور بھی فوج میں ایک دو جگہیں ایسی ہیں جہاں ملک کے حالات پہ نظر رکھی جاتی ہے کہ ایسے حالات سیاستدان پیدا نہ کر دیں جو ملک کی سیکیورٹی کے لیے آؤٹ آف چیلنج جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول چلا جائے. اس کو وقت پر ایڈریس کرنے کے لیے نبض پہ ہاتھ رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ میں نے کہہ دیا، یہی ان کا ٹیسٹ ہوگا کہ یہ انٹرفیرنس جو ہے غیر ضروری نہ کریں، اور امیج بلڈنگ جو ہے فوج کی واپس جو ہے اس کو اپنا مقام دلائیں جو پہلے اس کا تھا. اور دوسری بات ہے کہ فوج جو ہے میرے خیال میں پاکستان میں جو معیشت ہے اس میں ہاتھ بٹائے. فوج نے پہلے بھی ٹری پلانٹیشن میں یا فارسٹیشن میں حصہ لیا ہے. فوج نے پرویز مشرف کے زمانے میں نہروں کی بھر صفائی میں ایگریکلچر کو بوسٹ دینے کے لیے حصہ لیا ہے. فوج تعلیم کے اندر بہت بڑا کنٹریبیوشن کر سکتی ہے. رائٹ. لیکن جنرل معین الدین حیدر صاحب، آئی ڈو وش کہ باقی سارے ادارے اتنے زیادہ مضبوط ہو جائیں جن اداروں کو یہ کام کرنے ہونا چاہیے ہے بیسکلی، تاکہ فوج کو ان کاموں میں پڑھنا ہی نہ پڑے، تاکہ وہ اپنی دفاعی صلاحیت کی طرف دھیان دے سکے. میں جنرل معین الدین حیدر صاحب بہت شکریہ. ابھی بریک کی طرف جائیں گے، باقی مہمان میرے ساتھ ہی رہیں گے. نسیم زہرا صاحبہ بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گی. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نئے آرمی چیف کے حوالے سے. اب اگلے ٹاپک کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں، ہمارے ساتھ نسیم زہرا صاحبہ بھی موجود ہیں. اور نسیم زہرا صاحبہ تمام ڈیفنس کے معاملات کو بھی اور پولیٹیکل معاملات کے اوپر گہری نظر رکھتی ہیں. سینئر جرنلسٹ ہیں، ویری سیزنڈ اینالسٹ ایز ویل. نسیم زہرا صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی شو. نسیم صاحبہ، ایک تو آؤٹ گوئنگ چیف، ان کے ساتھ آپ کی بہت دفعہ ملاقاتیں ہوئیں، کچھ دفعہ ہمارے ساتھ، کچھ دفعہ وداؤٹ اینی بڈی بینگ اراؤنڈ. آپ کی نظر میں جو وعدہ وہ اینڈ پہ کر کے گئے ہیں وچ از آف اٹ موسٹ امپورٹنس کہ ہم سیاست کے اندر انٹرفیئر نہیں کریں گے، اس کو اپ ہولڈ کرنا نئے چیف کے لیے کتنا مشکل ہوگا ان حالات میں جہاں کوئی سیاسی جماعت ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اور کوئی ایسا نیوٹرل سیاستدان بھی نہیں ہے جو ان کو مل کر بٹھا سکے؟ اب
جی جسٹ ٹو سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ، میری ان کے ساتھ موسٹلی ملاقات ہوئی ہے ود ادر جرنلسٹ 3 مرتبہ ہوئی ہے، جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی موجود تھے میٹنگز میں جی اور ان کے 1-2 آفیسرز آلسو، سو 1 on 1 میری کبھی ان سے میٹنگ نہیں ہوئی. بہرحال کمنگ بیک ٹو یور کوسچن، دیکھیے یہ تو ایک انٹینٹ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے اور یہ اب ہوگا، لیکن بہت سے معاملات ہیں جو پیچیدہ ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ فوج یکدم باہر نکل جائے گی سیاست سے، اس کو تو دیکھنا پڑے گا. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ایک طرف فوج کا جو طریقہ کار ہے اور اس کی انٹرفیئرنس رہی ہے ٹاپ کمانڈ کی، فوج غلط جو آرمی کی ٹاپ کمانڈ ہے، ایک تو وہ معاملہ ہے، لیکن دوسرا ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ سیاستدان اپنے معاملات کو کس طریقے سے سنبھالتے ہیں. تو اب جیسے نواز شریف صاحب جو کہ پارٹی کے ہیڈ ہیں پی ایم ایل این کے، انہوں نے ایک اپنی پرائم منسٹر جو ہیں ان کی پارٹی کے اور جو his brother also، انہوں نے ایک فیصلہ کیا نواز شریف صاحب نے کہ ہم ہر صورت سینئر موسٹ کے پرنسپل پر جائیں گے، اور سینئر موسٹ فار دا آرمی چیف ناٹ دا چیئرمین. تو وہ اگر اس کو آپ ذرا اینالائز کر لیں کہ انہوں نے جس طریقے سے فیصلہ کیا اور جس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا، یعنی کہ آئین کو اور تمام رولز آف بزنس کو، قوانین کو، اور پارٹی کے جو باقی ان کے پارٹی کے اور گورنمنٹ کے جو ممبرز تھے ان سب کو ساتھ لے کر چلے، اور بات انہوں نے آئین کے دائرے کار میں رہتے ہوئے کی، تو پھر he was able to do what was actually، یعنی کہ میں اس وقت پرائم منسٹر کی بات کر رہی ہوں کہ جو ان کی اپنی اتھارٹی تھی. اس سے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ معاملات جب بگڑ جائیں، چاہے نواز شریف کی صاحب کی بات ہو حکومت کی، یا عمران خان صاحب کی حکومت کی بات ہو، جہاں کے چاہے اکنامک حالات ہیں، چاہے فارن پالیسی سے ریلیٹڈ ہوں، ایک تو آپ اپنے جو ادارے ہیں، یعنی کہ بنا سے ادارے سے بھی زیادہ میرا خیال ہے صحیح ہوگا پلیٹ فارمز کہنا، یعنی کہ جیسے آپ کا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، جو آپ کس طرح کی فورمز ہیں، اگر آپ کیا ان فورمز کو استعمال کر رہے ہیں، ریگولرلی کر رہے ہیں، اور آپ ان لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں جن کے ان پٹ کی ضرورت ہے. نمبر 2، آپ کتنی کمپیٹنٹلی میٹرز آف اسٹیٹ کو اور میٹرز آف گورنمنٹ کو ہینڈل کرتے ہیں. پھر اکنامک آپ کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہوتی ہے. ہم نے متعدد مرتبہ یہ سنا، یہ جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف، آؤٹ گوئنگ تو نہیں جو اب تو چلے گئے بہرحال، سابقہ آرمی چیف سے، کہ انہوں نے بتایا کہ کتنی مرتبہ کیا کیا مسئلے ہوئے اور ان کو بھیجا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے. اور یاد رکھیں کہ اگر آپ ابھی نکالیں پچھلے جو عمران خان صاحب کے کامنٹس ہیں، تو ابھی ہم دیکھ رہے تھے مختلف سوشل میڈیا پہ کامنٹس لوگوں نے ڈالے، عمران خان صاحب تو ان کی تعریف کرتے تھکتے نہیں تھے. تو میرے کہنے کا مقصد کہ یہ بات ہے تھوڑی سی زیادہ کمپلیکیٹڈ. اٹس ناٹ کہ بھئی انہوں نے کہا کہ کن فیکون، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. اگر آرمی چیف نے کہا، اور آرمی چیف صاحب نے جو جنرل باجوہ انہوں نے جو باتیں کہیں کچھ حقائق سے بھی تھوڑا سا انحراف کیا، جب انہوں نے اپنی آخری تقریر میں کہا، آج کی نہیں جو پہلی تقریر تھی اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم نے فروری 2021 میں طے کیا کہ ہم سیاست سے باہر رہیں گے. میرا خیال ہے یہ اس لیے حقائق سے بات انحراف کرتی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اکتوبر میں بلز پاس ہونے تھے، کوئی میرا خیال ہے درجن سے زیادہ بلز لے کے آئی تھی حکومت پی ٹی آئی کی اور اتحادیوں کی، اور اتحادیوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے نہیں کرنا ہے یہ سپورٹ. تو پھر اس کو مؤخر کیا گیا. پھر 2 ہفتے بعد جبکہ آرمی کے کرنلز اور میجرز اور یہ وہ نے فون کر کے کہا جی سپورٹ کریں، کہیں کہیں سنا کہ ٹاپ لیول کے بھی، ٹاپ کمانڈ کو بھی فون کر کے کہنا پڑا. تو آرمی بہت ایکٹیو تھی، لیکن یہ بھی پوچھنا پڑے گا کہ کیوں ایکٹیو تھی، کس کے کہنے پہ ایکٹیو تھی. تو یہ کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے، اس کا اونرس سویلین گورنمنٹ پر بھی پڑتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، شاہد خاقان عباسی صاحب کل 2 دن پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی آج سے آگے جب بڑھیں گے ہم تو ہر ایک کو، ہر سٹیک ہولڈر کو بیٹھنا پڑے گا، فوج کو بھی اور عدلیہ کو بھی. تو آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ
ये कि भाई फौज बिल्कुल बाहर निकल जाए, वो possibilities वो नहीं मामला नजर आए। इस वक्त सामने नजर नहीं आता। जी राइट। अच्छा नसीम ज़हरा साहब, अपने दूसरे टॉपिक की तरफ भी बढ़ते हैं। आई स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम यू, देन शाहिद लतीफ़ साहब और जनरल समरेज़ सालिक साहब की तरफ भी मैं जाऊंगी। अब सियासत के अंदर भी बड़ी गड़बड़ चल रही है। पंजाब इस टाइम पर महवर सियासत है और राना साहब और परवेज़ इलाही साहब के बीच में आज बड़ा इंटरेस्टिंग मुकालमा हुआ है। राना साहब कहते हैं, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि चौधरी साहब आपके यहाँ रवादारी ख़त्म हो रही है। परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि नहीं जी राना साहब, रवादारी मौजूद है, ख़त्म नहीं हो रही है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि चौधरी साहब असेंबलियों का क्या करना है, और परवेज़ इलाही साहब उसका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब देते हैं कि राना साहब असेंबलियां टुटन दा मामला अल्लाह ते सुट देओ। तो ये कंफ्यूज्ड, और अभी हमें खबरें आ रही हैं शो स्टार्ट होने से पहले ही कि अभी परवेज़ इलाही साहब का मूड नहीं है असेंबली तोड़ने का। तो ये इमरान खान साहब का जो एक ट्रम्प कार्ड था, डू यू सी इट फेलिंग और डू यू सी इट सक्सीडिंग? नसीम ज़हरा साहबा, नसीम ज़हरा साहबा की कॉल दोबारा मिलाने की कोशिश करते हैं। शाहिद लतीफ़ साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आऊँगी। देखें जी, बात ये है कि माजी में जो चौधरीज़ हैं उनका कोई रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। पहले भी आपको मालूम है ना कि वो मिठाई वगैरह खा के ये जो आपकी हुकूमत है जो इस वक्त है, उनके यहाँ मुबारकें दे भी गए थे, ले भी गए थे, मगर एंड पे उन्होंने हाथ मिला लिए इमरान खान के साथ। तो अभी भी वो यही कह रहे हैं कि जी इमरान खान को 1 मिनट के अंदर उनके कहने पे असेंबलीज जो हैं हम तोड़ देंगे। तो ये उनके कहने की बातें माजी में भी कुछ पूरी नहीं हुई। अब देखना ये होगा कि क्या इस वक्त उनका इरादा उसी तरह है जो उनका माजी का रिकॉर्ड है, या कि इस मरतबा एक पूरा माहौल तो चेंज हुआ है। हुकूमत नहीं, मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर क्या जो चौधरीज़ जो हैं, चौधरी साहब, क्या उनके माहौल में भी कोई तब्दीली नजर आती है? चौधरी परवेज़ इलाही तो साहब ये हमें उधर थे, शाहिद देखना लतीफ़ होगा। साहब उधर मौजूद थे। जनरल समरेज़ सालिक साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब आज उस हुकूमत के लोगों के साथ बैठे हुए थे। ऑब्वियसली इवेंट इस तरह का था, उन लोगों के साथ बैठे हुए थे कि जिनके साथ जिनकी मिठाइयाँ खाने की तरफ शाहिद लतीफ़ साहब इशारा कर रहे हैं। कोई दोस्ती के इम्कानात हमें ये हुकूमत वाले भी बता रहे हैं कि ऐसी भी बात नहीं है। चौधरी शुजात साहब भी हैं, अभी मामला टर्न भी हो सकते हैं, हर कुछ वैसा भी नहीं हो सकता जैसा मोहनस इलाही साहब चाहें। फिर उसके साथ आज एक और मुलाकात हुई है, फवाद चौधरी साहब ने मुलाकात की अमरीकी सफ़ीर के साथ। सो कंसिडरिंग ऑल दिस, अब इसको भी क्या हम ये कहें कि कोई ना कोई प्लान क्रिएट हो रहा है इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट? देखें, अपेरेंटली तो लगता है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जब ये अनाउंस किया है, उससे पहले उन्हें अपना होमवर्क कर लेना चाहिए था। उन्होंने प्रॉब्लली ऐसे किया है कि उन्होंने अनाउंस तो कर दिया है, उसके बाद जाके उन्होंने अपनी कंसल्टेशन शुरू कर दी है। और जैसे एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब ने कहा है कि जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो जो पास का है, वो बहुत ज़्यादा कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं देता कि ये क्या करेंगे। ये कोई भी साइड ले सकते हैं और किसी टाइम पे भी ये यू टर्न ले सकते हैं। तो उसको देखते हुए उन्हें थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल खेलना चाहिए था। उन्हें पहले कंसल्टेशंस करके अपनी एश्योरेंसेस लेके तो इसको इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद, अपनी पार्टी के आधे लोगों से अलग होने के बाद, चौधरी शुजात साहब से अलग होने के बाद, वादा देने के बाद जरदारी साहब को साइड पे होने के बाद, आपको लगता है परवेज़ इलाही साहब कोई ऐसी चीज करेंगे कि यहाँ के भी ना रहें और वहां के भी ना रहें? नहीं, देखिए, मैं तो अगर अपनी ओपिनियन दूं तो मेरा ख्याल है कि ऐसा होगा नहीं, इस एक्सट्रीम पे चीज नहीं जाएगी। लेकिन ये कि थोड़ी बहुत कंफ्यूजन यही रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली परवेज़ इलाही साहब, आई एम क्वाइट होपफुल कि वो डिसीजन वही लेंगे जो कि इमरान खान के फेवर में होगा। डू यू अग्री विद दिस शाहिद लतीफ़ साहब कि वो अल्टीमेटली डिसीजन वही लेंगे जो इमरान खान साहब ने कहा? मेरे ख्याल में मैं इससे एग्री करता हूँ, क्योंकि शुरुआत हैं और इसके अंदर इस वक्त जो इमरान साहब का ग्राफ है उसको अगर कैच करें तो फ़ायदा आप ही का है। राइट। तो मेरे नज़दीक, जबकि माजी में ऐसा नहीं था, अगर जरदारी साहब और इस क्राउड को उन्होंने डिच किया तो उन्हें भी नज़र आ रहा था कि इस वक्त ग्राफ जो है वो इमरान साहब की तरफ जा रहा है। तो अब तो उनकी तरफ है, इसमें तो कोई शक नहीं। ठीक।
اور وہ سیاستدان کیا جو حالات کو دیکھ کر اپنے فائدے کو نہ سوچے اور اس میں اپنا فائدہ نہ اٹھائے. ایبسلیوٹلی ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب، جنرل سمریش سالک صاحب، تھینک یو ویری مچ. نسیم زہرا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں اور جنرل معین الدین حیدر بھی موجود تھے، ان کا بھی شکریہ. لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر آنے والے دنوں کے اندر بھی کھلبلی رہے گی. یہ وہ اس ویدر رپورٹ کی طرح ہے جو کبھی کامنس کا انڈیا نہیں دیتی. آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے، پنجاب کی اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں نہیں ٹوٹتی، کے پی کی ٹوٹتی ہیں نہیں ٹوٹتی. ویل کیپ یو اپڈیٹڈ. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.